फर्स्ट टाइम ऐसे लग रहा है जैसे गवर्नमेंट भी बहुत हेल्पलेस है और इस्टेब्लिशमेंट भी, क्योंकि जैसे आपने दोहराया कि नवाज शरीफ साहब ने भी ये बातें पहले कही हुई हैं। जो इक़्तिदार में होता है वो नहीं करता, जो इक़्तिदार से निकाला जाता है वो ये बातें करता है। लेकिन बानी एमक्यूएम ने अगर ये बात की तो उनकी ज़ुबानबंदी की गई और वो पाकिस्तान में असरात मुरतब नहीं कर सके, वो मुल्क से बाहर बैठे थे। नवाज शरीफ साहब ने ऐसी बात की, नाम तक लिए एक जलसे में, उनकी ज़ुबानबंदी हुई, वो भी रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं कर सके। यहाँ एक शख्स जेल में बैठा है, चले बाहर नहीं बैठा, जेल में बैठा है, उसकी एक ट्वीट क्यों इतनी हेल्पलेसनेस है? और क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी बिल्कुल रियलाइज नहीं कर रहे मामला किस तरफ जा रहा है, जिसकी आप बार बार निशानदेही करते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, फिर इसीलिए तो काली भेड़ों का जिक्र आया। हाँ, लेकिन इससे ज्यादा कुछ करें ना। सिर्फ वो सारी बात खाके के अदालतों में आ जाती है। तो अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं आप रेफरेंस भेज दे अगर आपको कोई काली भेड़ नजर आ रहा है। रेफरेंस भेज दे, किसको रेफरेंस भेजना? काजी फायज ईसा के वाले से रेफरेंस गया था तो कुछ अरसा तक तो कम से कम वो चक्कर काटने पड़े थे ना। कुछ भी नहीं होना। किसके खिलाफ? काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे? ये नहीं, ये जैसे अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं ना, काली भेड़े वज़ीर आज़म जिनको करार दे रहे हैं उनके खिलाफ रेफरेंस भेज के कम से कम उधर तो काम जरा थोड़ा ठहराव में लाएं। कैसे भेजेंगे? निशानदेही करनी पड़ेगी कि कहाँ कोई रिलीफ दे रहा है किसी को। फॉर गॉड्स सेक, ये तो ट्रैप है कि आप आए तो सही, इधर आके कोई रेफरेंस लेके आए किसी के खिलाफ, फिर देखते हैं आपके साथ हम क्या करते हैं। इसीलिए ये नहीं होगा, ये ट्रैप है। रेफरेंस करे कुछ नहीं होना। बात यह है कि ये जुडिशरी खान साहब के साथ खड़ी है। अच्छा। अब इसको तस्लीम कर लें तो फिर बात आगे बढ़ती है ना। आप लोग बातें कर रहे हैं जी कि जी गवर्नमेंट कमजोर, गवर्नमेंट के पास तो है कुछ नहीं। हर चीज़ जो है वो अदालत में पहुंच जाती है। एक बंदा जो कि कुछ भी ना हो, एक अदालत को खत लिखता था, अदालत कहती आ जाओ। ये चीज़ें पहले कभी नहीं हुई। इसीलिए ये पहला मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि एक पॉलिटिकल पार्टी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि सारे जज हजरात भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते और उनकी हमदर्दियाँ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रही हैं टुवर्ड्स दैट पार्टी। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट के हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा। ये अब कुछ भी नहीं कर सकती एक्सेप्ट मेक ऑर्डर्स, ब्यूरोक्रेसी को लेके आगे बढ़े, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ तक खान साहब का मामला है वो इनके हाथ में पहले दिन से नहीं है, वो एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में है। अब एस्टैब्लिशमेंट का क्या करेगी? मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि जब ये सारे रास्ते बंद हो जाएंगे एस्टैब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एस्टैब्लिशमेंट भी जुडिशरी के पास जाती है कि जी क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। और अगर आजकल हर बात जो गवर्नमेंट करती है और एस्टैब्लिशमेंट करती है वो गलत है जुडिशरी के हिसाब में, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट सोचती है कि अब हम क्या करें। वहाँ दो ही सूरतें होती कि जो लोग ये सारी क्रिएट कर रहे हैं क्राइसिस, या उनको कुचल दिया जाए या उनके आगे हथियार गिरा दिया जाए। अच्छा, ऐसे हुआ वैसे पहले? दो ही ऑप्शन होते हैं। अब एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने आज तक किसी के आगे हाथ तो नहीं, हथियार नहीं गिराए। हाँ। कुचला बहुत, फिर ऐसे ही है ना। और जो उनके पास वो फाइनल, जैसे कहते हैं न्यूक्लियर वेपन क्या होता है जिसके जरिए वो ये कर सकते हैं। न्यूक्लियर ऑप्शन कर दे, वेपन को रहने ही दे। चलो न्यूक्लियर ऑप्शन, तो न्यूक्लियर ऑप्शन क्या है? हाँ। ये बाकी चीज़ें तो ट्राई कर ली, जेलों में डाल दिया, बेलें हो जाती हैं, तो इल्ज़ाम लगा दिया, का कुछ नहीं हुआ। 18 मई के जो 9 मई के जो लोग हैं, मिलिट्री केसेस भी उनके ऊपर हुए, अदालत ने कहा अभी ठहर जाओ, पनिशमेंट नहीं अदा करनी, हमसे पहले पूछो। वो भी रोक दिया सारा। तो कहाँ जाएंगे ये कहाँ जाएंगे? एक ही रास्ता है इनके पास, उसी न्यूक्लियर ऑप्शन कहते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब आपके दुश्मन को ये पता हो कि आप न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज कर सकते, तो न्यूक्लियर बॉम्ब रखना उसका कोई फ़ायदा कोई नहीं होता। इसका मैं हवाला ये देता हूँ कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। इंडिया पाकिस्तान को कहता है कि चलिए मुआहदा करते हैं कि अगर जो भी हमारे दरमियान में लड़ाई झगड़े होते हैं हम कभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं इस्तेमाल करेंगे। और उसके लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसे कहते हैं नो फर्स्ट स्ट्राइक ट्रीटी। ओके। वो क्या है? वो ये है कि हम दोनों ये साइन करते हैं कि आई विल नॉट बी द फर्स्ट टू यूज़ अ न्यूक्लियर वेपन। ओके। वो कहता है आई विल नॉट बी द फर्स्ट टू न्यूक्लियर वेपन। हम हक रखते हैं कि अगर आप मेरे ऊपर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करते हैं तो मैं फिर आपके ऊपर कर सकता हूँ, मगर मैं पहल नहीं करूँगा। जो भी हो जाए मैं पहल। ठीक है। ठीक। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया और पाकिस्तान को कह रही है कि ये साइन करें। ठीक है। इंडिया कहता है मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, मैं कभी न्यूक्लियर वेपन पहला इस्तेमाल नहीं करूँगा आपके खिलाफ।
पाकिस्तान कहता है मैं नहीं करूँगा साइन। अच्छा, हाँ, पता आपको? नहीं पता था? नहीं, ये नहीं पता था। पाकिस्तान कहता है मैं अगर ये साइन कर दिया कि मैं पहला न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करूंगा तो फिर मेरा न्यूक्लियर वेपन तो फारग हो गया। वो कहते हैं वो कैसे, हमारा भी तो है, हम कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो हमारा फारग तो नहीं हुआ, तो आप भी कह दें आप नहीं करेंगे। वो कहते हैं नहीं, मसला ये है कि आपकी जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं और जो कन्वेंशनल वेपन्स की सुपीरियॉरिटी है वो है 5-1 या 9-1, ओके, या 3-1 या 4-1। तो आप जब हमारे पे हमला करते हैं तो हम 10-15 दिन के बाद वो हमला पसवा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा टैंक्स हैं, ज़्यादा जहाज़ हैं, ज़्यादा बहुत बड़ी फ़ौज है। तो वो फिर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी 15-20 दिन के बाद ड्यूरिंग अ कन्वेंशनल वॉर कि आप अंदर आ जाएंगे पाकिस्तान में, हमें डिफीट कर देंगे। ठीक। तो जब ऐसी स्टेज अगर आएगी तो हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम ये नहीं साइन करेंगे कि हम नहीं करेंगे, हम हक रखते हैं टू यूज़ इट एज फर्स्ट स्ट्राइक। तो ये भी वही चीज़ है। अच्छा, अब अगर पता लग जाए कि कांपे टांगरी हैं और आपने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करना, जो भी वजह है, तो फिर उस न्यूक्लियर वेपन की वैल्यू नहीं रहती। ठीक है। वैल्यू रहती है कि जब तक सबको पता हो कि फर्स्ट स्ट्राइक हम कर सकते हैं। इन दिस केस न्यूक्लियर ऑप्शन यही है ना, आप टेक ओवर कर लें और फिर सबको जेलों में डाल दें और उसके बाद सबको, ठीक, उसके बाद सबसे मुराद सभी है मेरा, हर पूछे ना क्या कौन कौन है उसमें आ जाता, सारे ही आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर और 2-3 दफ़ा ये मुल्क में हो भी चुका है, ऐसे ही है ना। तो अगर ये न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल हो गया तो फिर क्या होगा? तो ये सवाल अभी भी जवाब इसका लोग तलब कर रहे हैं। पीटीआई का ये ख्याल है कि ये न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है, क्योंकि इनमें इतनी बस की बात नहीं है कि ये न्यूक्लियर ऑप्शन करें और फिर इस मुल्क को चलाएं विदाउट सिविलियंस। ठीक है, एक डिक्टेटरशिप कायम करें मिलिट्री, ये कोई समझते हैं कि ये हो नहीं सकता, बड़े मुश्किल हालात है इस मुल्क के, ये नहीं चला सकते। और अगर ये जाएंगे उस तरफ तो इनके अंदर बगावत हो जाएगी। ये पीटीआई की एनालिसिस है खान साहब। तो इस वजह से उनको पता है कि अब न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं इस्तेमाल होने, पै जाओ की कर लें, आगे बढ़ते रहो। अब क्योंकि जुडिशरी साथ है ना, अगर ना होती तो यहाँ तक ये बात ही ना पहुँचती। तो अब मेरा ये कहना है कि बजट के बाद, यस रमेश साहब सही कह रहे हैं, जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, उसकी तो आर्जी तौर पे शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी से भी काम चल जाएगा या नई हुकूमत को ही रुखसत होना पड़ेगा? आरिफ अलवी साहब तो कह रहे हैं इमरान खान को रिहा करो। सिर्फ हुकूमत को रुखसत की बात नहीं है, ये बात कुछ और है। हाँ ठीक है, वो अब छोड़ दो ना, वो वही बात ना कि ये गवर्नमेंट का तो कोई अहमियत ही नहीं, अहमियत नहीं है। हाँ, ये गवर्नमेंट तो वैसे ही फारग है। हाँ। जिस तरीके से इनसे जो काम लिए जा रहे हैं वो तो अगर कल इलेक्शन होता थे तो मतलब है कि शक्ल ही दिखा सकेंगे, रोड़े पहनेंगे ना, ऐसे ही। तो इसलिए ये गवर्नमेंट इज नॉट रेलेवेंट। ठीक है, रेलेवेंसी है दो चीज़ों की, कि खान साहब के लिए जिनको टारगेट किया जा रहा है, एक वो और एक ये कि फ्रेश इलेक्शन, यही फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसमें इलेक्शन कमीशन ये फारग हो। जाहिर है बड़े मामला टारगेट में तो ये भी इलेक्शन कमीशन है ना, बहुत कुछ फारिग होगा। हाँ, तो वो फिर कौन करेगा? वो कौन करेगा? ये तो बसाती पलट जाएगी ना, तो फिर कौन करेगा वो? इसलिए ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं। तो दरमियानी रास्ता कोई नहीं है। और ये जो